नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए शर्लक होम्स की कहानी रक्त केशीय संघ। लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। पिछले साल जब मैं अपने मित्र होम्स से मिलने गया तो वे किसी के साथ विचार विमर्श में व्यस्त थे। वे है एक मजबूत कदकाठी तथा चमकीले लाल बालों वाले सज्जन थे। मैंने क्षमा मांगी और वापस मुड़ा ही था कि होम्स ने मुझे अचानक भीतर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रिय मित्र वॉटसन, मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास इससे अच्छा अन्य समय हो ही नहीं सकता। और मैं तो आपको व्यस्त देखकर घबरा गया था। मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। फिर मैं आगे वाले कमरे में प्रतीक्षा करता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सज्जन मिस्टर विल्सन है। ये मेरे अनेक सफलतम मामलों को सुलझाने में मेरे सहायक और भागीदार रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आपके मामले में भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। मजबूत कदकाठी वाला वह आदमी अपनी कुर्सी से थोड़ा उठा और मिस्टर विल्सन से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए उसने उन्हें मोटी गोल आंखों से हैरानी से देखा। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को आपस में मिलाकर आराम कुर्सी पर पसरते हुए होम्स ने कहा, सोफे का आनंद लीजिए। मिस्टर होम्स की आदत थी कि जब वे न्यायिक मूड में होते तो इसी प्रकार की भाव भंगिमा अपनाते। अरे प्यारे वॉटसन, मैं जानता हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम नीरस दिनचर्या में तुम लीक से हटकर मेरे स्नेह भाजन बनते हो। तुमने मेरे कामकाज में हमेशा रुचि दिखाई है और शायद यही कारण है कि तुम अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हो। मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अनेक साहसिक अभियानों से तुमने बड़ी लगन से मेरा साथ दिया और जहाँ तक समझता हूँ आपके सभी मामले मेरे लिए अत्यंत रुचिकर रहे हैं। तुम्हें यह तो याद ही होगा कि एक दिन मैंने तुम्हें मिस मैरी सदरलैंड की अत्यंत सरल समस्या के बारे में बताया था और कहा था कि विस्मयकारी प्रभावों एवं असाधारण सम्मिश्रणों के लिए हमें अपने जीवन में झांकना होगा कि किसी काल्पनिक प्रयास की अपेक्षा कहीं अधिक साहसिक है। मैंने तुम्हें संदेह की स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया था। हाँ डॉक्टर, कमोबेश आपको मेरे दृष्टिकोण से सहमत होना पड़ेगा, वरना जब तक आपका तर्क ध्वस्त नहीं हो जाता तब तक मैं आपके समक्ष तथ्यों का ढेर लगाता रहूँगा और अंततः आपको मानना पड़ेगा कि मैं सही हूँ। अब जबकि आज सुबह ही मिस्टर जाबेज विल्सन ने मुझसे मिलकर अपना एक वृत्तांत सुना दिया, तुमने मुझे यह टिप्पणी करते हुए सुनाई कि अनजान और विस्मयकारी चीज़ें अक्सर न केवल विशालतम अपितु लघुतम अपराधों से जुड़ी होती हैं और गाए बगाए वास्तव में संदेह की गुंजाइश भी बनी रहती है कि क्या सचमुच कोई अपराध हुआ है या नहीं। मैंने अब तक जितना और जहाँ तक सुना है, मेरे लिए यह कहना असंभव है कि मौजूदा मामला किसी अपराध का उदाहरण है या नहीं, परंतु घटनाक्रम के आधार पर मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी किस्म का यह अनूठा मामला है। मिस्टर विल्सन, यदि आप दोबारा से अपना वृत्तांत सुनाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे मित्र वॉटसन ने इसका आरंभिक भाग नहीं सुना है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक खास किस्म की कहानी है जो मुझे इसका प्रत्येक विवरण आपके मुँह से सुनने को विवश करती है। अपनी आदत के अनुसार जब मैं घटनाक्रम का जरा सा भी संकेत पा लेता हूँ तो समान प्रकृति के हजारों मामले मेरे स्मृति पटल पर उभर आते हैं। मौजूदा मामले में मैं ही यह मानने को मजबूर हूँ कि मेरे मत अनुसार इसके तथ्य आश्चर्यजनक हैं। मुवक्किल का सीना गर्व से थोड़ा फूल गया। उसने अपने लंबे कोट की जेब से गंदा सा मुड़ा तोड़ा अखबार निकाल लिया। विज्ञापन के कॉलम पर निगाह डालने के लिए उसने थोड़ा आगे झुककर अखबार को अपने घुटने पर फैला लिया। मैंने आगंतुक और उसकी वेशभूषा को देखकर उसके हाव भाव को समझने का प्रयास किया। बहरहाल अपने निरीक्षण से मैं कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। आगंतुक आमतौर पर एक थुलथुला, सुस्त और औसत दर्जे का स्थानीय ब्रिटिश कारोबारी लग रहा था। उसने एक ढीला ढाला, 4 खाने वाला ऊनी पजामा, गंदा सा बिना बटन वाला फ्रॉक कोट, मोटी सी पीतल की अल्बर्ट चेन वाली मटमैली सी जैकेट और गहने के रूप में धातु की एक चौकोर ताबी सी कोई चीज पहन रखी थी। झुरीदार कॉलर वाला मटमैला सा पुराना ओवरकोट और एक गंदा टॉप हैट उसकी बगल की कुर्सी पर रखा हुआ था। कुल मिलाकर
कह सकता हूँ कि उस आदमी के पास उसके चमकीले लाल बालों को छोड़कर कुछ खास नहीं था। उसके चेहरे पर अत्यंत उदासी और असंतोष का भाव था। शर्लक होम्स की तेज निगाह मुझ पर पड़ी। वह मेरी जिज्ञासु दृष्टि भांप कर मुस्कुराए। प्रत्यक्ष तथ्यों से परे जाकर उन्होंने अनुमान लगाकर कहा कि आगंतुक ने कुछ समय तक मजदूरी की थी। वह सुंगली लेने वाला एक राजमिस्त्री था और कुछ समय तक चीन में रहा था। उसने बड़े पैमाने पर देर तक हस्तलेखन किया था और इससे अधिक मैं अन्य निष्कर्ष नहीं निकाल सका। मिस्टर जॉर्ज विल्सन की तर्जनी उंगली अखबार पर थी, लेकिन आंखें मेरे मित्र पर टिकी थी। उसने पूछा, मिस्टर होम्स, क्या आप जानते हैं कि खुशकिस्मती किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पर आपको कैसे पता चला कि मैंने मेहनत मजदूरी की थी? यह इस शुभ समाचार की तरह सत्य है। मैंने जहाज पर एक बड़े की तरह शुरुआत की थी। आपके हाथों को देखकर मान्यवर, आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। अपने दाएं हाथ से अधिक काम किया है, इसलिए आपकी मांसपेशियां अधिक विकसित हैं। ठीक, फिर सुंगनी और राजगिरी का पता कैसे लगाया? मैंने यह अनुमान कैसे लगाया? इसके विषय में बताकर मैं आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं सहन करना चाहता। वैसे भी यह आपके सख्त नियमों के खिलाफ होगा। आप दिशा सूचक परकाल और रुखानी का प्रयोग भी करते हैं। अरे हाँ, वह तो मैं भूल ही गया। लेकिन लेखन के बारे में आपने कैसे अनुमान लगाया? इसका अनुमान इस आधार पर लगाया कि आपके दाहिने हाथ का कफ 5 इंच ऊपर तक काफी साफ है और बाएं हाथ की कोहनी, जिसे आप डेस्क पर रखते हैं, पर मुलायम पेच लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन चीन? आपने अपने दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर मछली का जो गोदना यानी कि टैटू बनवाया है, वह केवल चीन में ही बनाया जा सकता है। मैंने टैटू के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है और इस विषय पर कुछ लिखा भी है। गुलाबी रंग की नाजुक छाप को चीन में बहुत खास माना जाता है, और जब मैंने आपकी घड़ी की चैन पर चीनी सिक्का लटकता हुआ देखा तो अनुमान लगाना आसान हो गया। मिस्टर विल्सन ठहाका लगाकर हंसे। उन्होंने कहा, मैं तो कभी चीन गया ही नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि आप कुछ चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखता हूँ कि आपकी बातों में तो बुद्धिमानी जैसी कोई बात ही नहीं है। उसने सोचा, वॉटसन सोचता है कि मैंने स्पष्टीकरण में कोई गलती कर दी। मुझे इतनी सावगोई से काम नहीं लेना चाहिए था। तुम तो जानते हो कि मेरी जो भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है वह मेरी स्पष्टवादिता के कारण है। एक दिन दरार वाले जहाज की तरह नष्ट हो जाएगी। मिस्टर विल्सन, क्या आप विज्ञापन एक बार और दिखा सकते हैं? जी हाँ, वह तो अब भी मेरे पास है। उसने अपनी सुर्ख मोटी उंगली अखबार के कॉलम के बीचों बीच रख दी और कहा, यह है। अब तक की सारी चर्चा इसी विज्ञापन पर आधारित है। आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं मान्यवर। मैंने उससे अखबार लेकर पढ़ना शुरू किया। सारांश था, सेवा में रेड हेडेड लीग, रक्तकेशीय संघ, लेबनान, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य। अमेरिका निवासी स्वर्गीय इजैकिया हॉपिंग्स की वसीयत के अनुसार लीग के एक सदस्य के लिए नाम मात्र की सेवा के लिए 4 पाउंड प्रति सप्ताह के पारिश्रमिक पर एक स्थान रिक्त है। स्वस्थ मन मस्तिष्क एवं 21 वर्ष से अधिक आयु के लाल बालों वाले सभी व्यक्ति इसके पात्र हैं। सभी इच्छुक प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पर सोमवार को 11 बजे श्री डंकन रॉस के लीग के कार्यालय 7 पोप कोर्ट, फलील स्ट्रीट, लंदन में आवेदन कर सकते हैं। उस असाधारण घोषणा को 2 बार पढ़ने के पश्चात मैं सहसा बुदबुदाया। धरती पर इसका क्या मतलब है? जैसी कि उनकी आदत थी, अत्यंत उत्तेजना के क्षणों में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे होम्स मन ही मन मुस्कुराने और कुलबुलाने लगे। उन्होंने कहा, यह थोड़ा लीग से हटकर है, क्यों? अच्छा तो मिस्टर विल्सन, अब मुद्दे पर आइए और अपने घर परिवार और इस विज्ञापन से आपकी किस्मत कैसे खुलेगी इत्यादि के बारे में विस्तार से बताइए। डॉक्टर, आप पहले इस विज्ञापन और इसकी तारीख के बारे में एक नोट बनाइए। यह मात्र 2 माह पुराना 27 अप्रैल 1890 का मॉर्निंग क्रॉनिकल है। अति उत्तम, अब आप कहिए मिस्टर विल्सन। विल्सन ने अपना माथा पहुंचते हुए कहा, मिस्टर होम्स, यही तो है वह बात जो आपसे कह रहा था। शहर के पास गोबर स्क्वायर में मेरा गिरवी घर का छोटा सा कारोबार है। यह बड़ा काम नहीं है और पिछले कई सालों से इससे मेरा गुजारा मात्र हो पाता है। पहले मेरे पास 2 नौकर थे, लेकिन अब एक ही रह गया है। अपने दूसरे पुराने सहयोगी को मैं अब भी काम दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह अब काम सीखने के लिए आधे वेतन पर काम करने का इच्छुक है। मिस्टर होम्स ने पूछा, आपके इस मेहरबान युवक का नाम क्या है?
उसका नाम विंसेंट है और वह इतना जवान भी नहीं है कि उसकी सही आयु के बारे में कुछ कह पाना कठिन है। मिस्टर होम्स, मुझे इतने कुशल सहायक की आवश्यकता भी नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि जितना वेतन मैं उसे देता हूँ वह उसे दुगना कमा सकता है, लेकिन अंततः जब वह इतने से ही संतुष्ट है तो फिर मैं उसके दिमाग में नए विचार क्यों डालूं? क्यों? सचमुच आप मुझे खुशकिस्मत लगते हैं कि आपको आधे वेतन पर इतना कुशल श्रमिक मिल गया। इस आयु के मालिकों के लिए ऐसा अनुभव कोई आम बात नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपका सहायक उतना ही कुशल है जितना कि यह विज्ञापन। मिस्टर विल्सन बोले। अरे हाँ, उसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। फोटोग्राफी में ऐसा व्यक्ति शायद पहले कभी नहीं था। जब उसे अपना मन बहलाने की आवश्यकता होती तो वह कैमरा लेकर निकल पड़ता और अपनी तस्वीरों को तैयार करने के लिए चूहे की तरह सुरंग में कूद जाता। यही उसकी सबसे बड़ी खामी है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा कारीगर है। उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं। मेरा अनुमान है कि वह अब भी आपके साथ है। जी हाँ, वह और 14 साल की एक लड़की घरेलू कामकाज, खाना बनाने तथा घर की साफ सफाई के लिए है। चूंकि मैं विधवा हूँ इसलिए मैंने घर नहीं बसाया। हम तीनों बड़े चैन से एक साथ रहते हैं। हमारे सिरों पर छत है। जब हम लोग कुछ अधिक नहीं कर पाते तो उसी मकान की आय से अपने कर्जों की अदायगी करते हैं। हम लोगों को हैरान करने वाली सबसे पहली चीज वह विज्ञापन था। 8 सप्ताह पहले आज ही के दिन विंसेंट यही अखबार लेकर हमारे कार्यालय में आकर कहता है, मिस्टर विल्सन, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लाल सिर वाले आदमी हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने पूछा। उसने यह क्यों कहा कि रक्तकेशीय संघ में एक अन्य रिक्त स्थान है। यह ठीक है कि नौकरी पाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह बात फायदेमंद होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक नौकरियां हैं। इसलिए यह न्यासियों के निर्णय पर निर्भर है कि वे धन का क्या करें और कैसे उपयोग करें। यदि मेरे बाल अपना रंग बदल सकते तो मैं अपने लिए पहले से तैयार इस पालने में फौरन कूद पड़ता। क्यों? फिर यह क्या है? मैंने पूछा। मिस्टर होम्स, आप जानते हैं कि मैं हमेशा घर में रहने वाला आदमी हूँ और चूंकि मेरा व्यापार स्वयं चलकर मेरे पास आता है इसलिए मुझे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर मैं हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलता। यही कारण है कि बाहरी गतिविधियों की मुझे जानकारी नहीं होती, अतः मैं खबरें पढ़कर ही थोड़ा खुश हो लेता हूँ। उसने आंखें फाड़कर हैरानी से पूछा, क्या आपने लाल बाल वाले लोगों के बारे में कभी नहीं सुना? नहीं, कभी नहीं। इस बात पर मैं क्यों हैरान हूँ, क्योंकि आप तो स्वयं ही एक पद हेतु योग्य हैं। मैंने पूछा। और उससे आय कितनी होगी? मात्र 200 पाउंड सालाना, लेकिन काम थोड़ा है और किसी के अपने पुराने काम में कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी। यह तो और भी अच्छा है। उसकी बातें मेरे कानों को भेदने लगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरा काम कुछ सालों में थोड़ा ढीला है और 200 पाउंड की अतिरिक्त आमदनी मेरे अन्य खर्चे पूरे कर सकेगी। हाँ, आप मुझे इसके बारे में सब कुछ साफ साफ बताइए, मैंने कहा। उसने अखबार दिखाते हुए कहा, ठीक है, आप स्वयं देख सकते हैं कि संघ में एक अतिरिक्त जगह है और उसके प्रत्याशी के रूप में दिए गए पते पर आप अपने विवरण के साथ आवेदन भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, संघ की स्थापना एक अमेरिकी अरबपति एचके हॉपिंग्स द्वारा निजी तौर पर की गई थी। वह स्वयं रक्तकेशी था और उसके मन में सभी रक्तकेशियों के लिए बड़ी हमदर्दी थी। उसकी मृत्यु के बाद पता चला कि अपने पीछे उसने अपार धन संपदा छोड़ी थी जो अब ट्रस्टियों के पास है। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि छोड़े गए धन के ब्याज से होने वाली पूरी आय उन लोगों की भलाई के लिए खर्च की जाए जिनके बालों का रंग लाल हो। मैंने अब तक जो कुछ भी सुना है उसका अर्थ यह है कि काम कम करना होगा और वेतन अधिक मिलेगा। लेकिन आवेदन करने वाले तो लाखों रक्तकेशी लोग होंगे, मैंने कहा। उसने उत्तर दिया, उतने अधिक नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। आप यह समझ लें कि यह नौकरी वस्तुतः केवल लंदन वासियों और वह भी उम्र दराज लोगों के लिए आरक्षित है। इस अमरीकी ने अपनी जवानी में लंदन से शुरुआत की थी और वह बदले में अपने पुराने शहर को कोई अच्छी सौगात देना चाहता। फिर भी मैंने तो सुना है कि यदि आपके बाल हल्के लाल या गहरे लाल हैं या चमकीले लाल हैं तब भी आपके आवेदन करने का कोई लाभ नहीं होगा। मिस्टर विल्सन, अब यदि आपके आवेदन करने का मन बना ही लिया है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। मुझे लगता है कि कुछ 100 पाउंड की अतिरिक्त आय के लिए आपको लीग से हटकर वहां नहीं जाना चाहिए। श्रीमान जी, अब इस सच्चाई को आप स्वयं देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने घने और लाल हैं। अतः मुझे लगता है कि यदि इस मामले में कोई प्रतियोगिता हो
तो मैं उसमें सफल सिद्ध होऊंगा। इसलिए मैंने उसे आज दिन भर के लिए दरवाज़ा बंद करके अपने साथ चलने के लिए कहा। इसका भी आज छुट्टी करने का मूड था, इसलिए मैं काम बंद करके अखबार में दिए गए पते पर जाने के लिए निकल पड़ा। मिस्टर होम्स, मुझे ऐसा दृश्य दोबारा देखने की आशा कभी नहीं थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं से रक्तकेशी लोग इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उमड़ पड़े। लाल बाल वाले लोगों से फ्लीट स्ट्रीट खचाखच भर गई और पोप कोर्ट नारंगी हाथ घड़ी की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल एक विज्ञापन पर देश के इतने सारे लोग एक साथ एक जगह उमड़ पड़ेंगे। और जब मैंने देखा कि विविध रंगों और वेशभूषा वाले बहुत सारे लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैंने अधीर होकर उसे छोड़ देने का मन बनाया। लेकिन विंसेंट ने मेरी एक ना सुनी। इतनी भीड़ के बीच में वह मुझे कैसे निकाल कर ले गया, इसकी तो मैंने कल्पना भी ना की, लेकिन वह मुझे खींचते धकेलते आखिरकार ऑफिस की सीढ़ियों तक पहुंचा ही दिया। सीढ़ियों पर 2 कतारें लगी थी। एक से लोग ऊपर जा रहे थे और दूसरी से मुंह लटकाए असफल प्रत्याशी वापस आ रहे थे। लेकिन हम धक्का मुक्की करते किसी तरह ऑफिस में पहुंच ही गए। अपने मुवक्किलों के लिए तरोताजा होने के सूंघनी का लंबा कष्ट लेकर खामोश होने के बाद होम्स ने टिप्पणी की, आपका अनुभव बड़ा मज़ेदार रहा। अपना अत्यंत रोचक बयान कृपया जारी रखें। ऑफिस में लकड़ी की कुछ कुर्सियां, एक कामकाजी मेज जिसके पीछे मुझसे कुछ अधिक लाल बालों वाला एक बौना सा आदमी बैठा था, इसके अलावा कुछ खास नहीं। उसने हर एक प्रत्याशी में कुछ ना कुछ कमी निकालकर अयोग्य घोषित कर दिया। वहां नौकरी पाना आसान काम नहीं था। बहरहाल जब हमारी बारी आई तो वह बौना आदमी अन्य प्रत्याशियों की तुलना में हमारे लिए कुछ अधिक ही मेहरबान नजर आया। शायद हमसे कुछ निजी बात करने की नीयत से हमारे अंदर प्रवेश करते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे सहायक ने किया, ये मिस्टर जावेद विल्सन हैं और संघ के रिक्त स्थान भरने के इच्छुक। दूसरे आदमी ने कहा, और ये प्रशंसनीय रूप से इससे के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इनके पास सभी वांछित योग्यता है। मैंने अपनी स्मृति में इससे सुंदर कोई चीज़ नहीं देखी। मेज के पीछे बैठे व्यक्ति ने थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए मेरे बालों को एक टक तब तक देखा जब तक कि मैं झेप नहीं गया। इसके बाद अचानक उसने आगे बढ़कर मेरी सफलता के लिए बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाए। उसने कहा, यदि मैं झिझकूंगा तो अपने कर्तव्य के प्रति अन्याय करूंगा। अग्रिम क्षमा याचना के पश्चात उसने अपने हाथों से मेरे बालों को पकड़कर तब तक खींचा जब तक कि मैं दर्द से खर्रा नहीं उठा। उसके इस कृत्य से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपसे पहले कई लोग नकली और रंगे हुए बालों के साथ मुझे ठग चुके थे। मैं समझता हूँ कि आप सही व्यक्ति हैं। फिर उसने मोची के मोमिया रंग की कहानी सुनाई कि किस प्रकार लोग नौकरी पाने के लालच में मोची से अपने बालों में जूते की लाल पॉलिश करवा कर आए थे। यह मानव प्रकृति के विपरीत है और इससे व्यक्ति को हानि हो सकती है। इसके बाद उसने खिड़की पर खड़े होकर बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। कतार में खड़े लोग निराश होकर कराहने लगे और एकत्र भीड़ विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो गई। अब वहाँ प्रबंधक और मेरे अलावा लाल सिर वाला अन्य कोई व्यक्ति शेष नहीं रह गया था। प्रबंधक ने बताया कि मेरा नाम डंकन रॉस है और मैं स्वयं अपने धर्मोपकारी द्वारा छोड़े गए धन से पेंशन प्राप्त करता हूँ। मिस्टर विल्सन, क्या आप विवाहित हैं? क्या आपका परिवार है? मैंने उत्तर दिया, नहीं। यह सुनते ही वह जरा उदास हो गया। यह तो बहुत दुखद है। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके मुँह से यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। यह फंड वस्तुतः लाल सिर वाले लोगों के उत्थान एवं प्रगति तथा जीवन यापन के लिए है। यह तो अत्यंत ही दुखद है कि आप अविवाहित हैं। मिस्टर होम्स, उसकी बातें सुनकर मैं निराश हो गया कि वह नौकरी अब मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि कोई अन्य व्यक्ति होता तो उसके लिए यह हानिकारक हो सकता था, परंतु आपके पक्ष में यह तथ्य जाता है कि आपके पास सुंदर लाल सिर है। आप अपनी नई नौकरी पर कब से आ सकेंगे? मैंने कहा, यह कह पाना मेरे लिए थोड़ा असमंजसपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास पहले ही कारोबार है। इस पर विंसेंट ने कहा कि मिस्टर विल्सन, आप इसकी चिंता न करें, आपका कामकाज मैं संभाल लूँगा। मेरे काम का समय कब से कब तक होगा? मैंने पूछा। प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक। मिस्टर होम्स, मेरे गिरवी घर का काम अधिकतर शाम, वह भी खास तौर से वेतन दिवस कि से ठीक पहले बृहस्पतिवार और शुक्रवार की शाम को होता है, इसलिए मेरे लिए सुबह के समय अतिरिक्त कमा लेना अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा मुझे पता है
कि मेरा सहायक एक नेक आदमी है और वह किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। मैंने कहा, यह पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए बड़ी उपयुक्त रहेगी। और वेतन 4 पाउंड प्रति सप्ताह और काम नाम मात्र को। आप शुद्धतः नाम मात्र किसे कहते हैं? आपको कार्यालय या कम से कम परिसर में पूरे समय तक रहना होगा। यदि आप ऑफिस छोड़ेंगे तो अपने काम से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। इस मुद्दे पर वसीयत में स्पष्ट निर्देश है। यदि आप इस दौरान ऑफिस से हटेंगे तो शर्तों का पालन नहीं करेंगे। मैंने कहा, दिन में केवल 4 घंटे ही तो रहना है, फिर मैं छोड़ने के बारे में क्यों सोचूंगा? डंगन रॉस ने कहा, न बीमारी, न बिजनेस और न ही कोई अन्य बहाना चलेगा। वहां आपको हर हाल में रहना ही होगा, वरना आप अपने काम से हाथ धो बैठेंगे। और काम? आपको शब्दकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की नकल करनी होगी। अलमारी में उसका पहला खंड रखा हुआ है। आपको स्याही, कलम और सोख्ता यानी कि ब्लोटिंग पेपर स्वयं लाना होगा। अलबत्ता हम आपको कुर्सी और मेज अवश्य उपलब्ध कराएंगे। क्या आप कल से आने को तैयार हैं? मैंने कहा, अवश्य। तो फिर नमस्कार मान्यवर विल्सन, मैं आपको यह महत्वपूर्ण पद हासिल करने में सौभाग्यशाली रहने के लिए पुनः बधाई देता हूँ। शिष्टाचारवश वह मुझे कमरे के बाहर छोड़ने आया। अपनी खुशकिस्मती पर मैं इतना अधिक रोमांचित था कि उसे बिना कुछ कहे या किए अपने सहायक के साथ घर चला गया। घर पहुंचकर मैं सारा दिन इस विषय में सोचता रहा और शाम होते होते फिर मायूस हो गया। मैंने सोचा कि यह सारा मामला बनावटी तो नहीं, कहीं इसमें किसी धोखाधड़ी की गुंजाइश तो नहीं। इस नौकरी में निहित उद्देश्य की कल्पना मैं नहीं कर सका। सारा मामला अतीत के विश्वास पर टिका था कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी वसीयत बना सकता है कि कोई शब्दकोश के प्रति तैयार करने जैसे नाम मात्र के काम के लिए मुझे इतनी राशि दे सकता है। विंसेंट ने मेरा मन बहलाने का भरसक प्रयास किया, परंतु सोने से पहले मैंने हर एक बात पर पूरी तरह मंथन किया। बहरहाल सुबह मैंने निश्चय किया कि जो भी हो एक बार उसे देखना अवश्य चाहिए। इसलिए मैं एक पैसे वाली स्याही की दवात, मोरपंख वाली कलम और फुल स्केप साइज कागज की 7 शीटें खरीद कर पोप कोर्ट स्थित ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर मेरी आश्चर्य मिश्रित खुशी का ठिकाना न रहा। हर एक चीज यथासंभव सुव्यवस्थित थी। मेरे लिए मेज करीने से लगा दी गई थी ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। इसे देखने के लिए मिस्टर डंगन रॉस वहां पहले से ही मौजूद थे। काम शुरू करने के लिए मुझे ए अक्षर की पुस्तक देकर वे चले गए। यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, वे बीच बीच में आते और 2 बजे मेरे किए गए काम की तारीफ करके मुझे अलविदा कहकर कार्यालय में ताला बंद करके चले गए। मिस्टर होम्स, यह सिलसिला दिन प्रतिदिन चलता रहा और प्रबंधक ने शनिवार को आकर मेरे सप्ताह भर के पारिश्रमिक के रूप में 4 मोहरें मेरे हाथ पर रख दी। यही फिर उसके बाद वाले सप्ताह में भी हुआ। प्रत्येक सुबह में वहाँ 10 बजे पहुँच जाता, दोपहर 2 बजे वापस आ जाता। कुछ समय तक मिस्टर डंगन रॉस सुबह केवल एक बार आए और कुछ समय बाद उन्होंने पूरी तरह आना बंद कर दिया। उनके ना आने के बावजूद मैंने वहाँ से कहीं और जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जगह मेरे लिए अत्यंत लाभकारी थी और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। अतः मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे कभी भी किसी भी समय आ सकते थे। इस तरह 8 सप्ताह बीत गए और मैं ए अक्षर वाले लगभग सारे पृष्ठ समाप्त कर चुका था और बहुत जल्दी बी अक्षर से काम शुरू करने वाला था। इस बीच में फुल स्केप कागज पर लिखी शीटों से अलमारी भरने को थी कि तभी सारा काम अचानक खत्म हो गया। खत्म? जी हाँ, मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे अपने काम पर गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर सफ़ेद कार्डबोर्ड की एक चौकोर सी तख्ती चिपकी हुई थी। यह रही वह पर्ची जिसे आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। नोट पेपर के आकार की सफ़ेद कार्डबोर्ड की पर्ची ले ली, जिस पर एक सूचना कुछ यूं लिखी थी: रक्त केशीय संघ रेड हेडेड लीग को अब भंग कर दिया गया है। 9 अक्टूबर 1890। शर्लक होम्स और मैंने इस संक्षिप्त घोषणा और उसकी शोकार्त पृष्ठभूमि का तब तक सर्वेक्षण किया जब तक कि उसका हास्यास्पद पक्ष सामने नहीं आ गया और हम दोनों हंसी के शोर में समा नहीं गए। मेरा मुवक्किल अपना रक्ताब सिर खुजलाते हुए बोला, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि भला इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। यदि आप मेरे ऊपर हंसने की बजाय कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जिस कुर्सी से वह कुछ पल पूर्व वह आधा उठ चुके थे उस पर उसे वापस बैठाते हुए होम्स ने कहा,
अरे नहीं नहीं, मैं दुनिया के लिए तुम्हारे मामले को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। सचमुच ये बड़ा मज़ेदार और लीक से हटकर है, लेकिन यदि आप मुझे माफ़ करें तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ तो मनोरंजक है। अच्छा ज़रा बताइए तो कि दरवाजे पर आपको जब यह कार्ड मिला तो आपने क्या किया? मैं लड़खड़ा गया श्रीमान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं आसपास के कुछ कार्यालयों में गया, लेकिन वहां इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अतः मैं भूतल पर रहने वाले मकान मालिक, जो कि एक लेखाकार हैं, उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये हेडेड लीक का क्या हुआ? उसने कहा कि उसने तो किसी ऐसी संस्था के बारे में नहीं सुना। फिर मैंने पूछा कि मिस्टर डंकन रॉस कौन थे? उसने कहा कि यह नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, वह चौथे महाशय, वो कौन थे? क्या आप लाल सिर वाले आदमी के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ। अरे उसका नाम तो विलियम मॉरिस है। वह एक वकील है और अपना नया ऑफिस तैयार होने तक मेरे कमरे को अस्थायी सुविधा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वह तो कल ही यहाँ से चला गया। तो अब वह कहाँ मिलेगा? अपने नए ऑफिस में, और कहाँ? उसने मुझे अपना नया पता दिया है। हाँ, यह है 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट, निकट सेंट पॉल। मिस्टर होम्स, जब मैं उस पते पर पहुंचा तो वहां मुझे घुटने की कृत्रिम टोपी बनाने वाले की फैक्ट्री मिली, जहां किसी ने भी विलियम मॉरिस अथवा डंकन रॉस के बारे में कुछ नहीं सुना था। होम्स ने पूछा, तो आपने उसके बाद क्या किया? मैं अपने घर सेक्स कोबर्ग स्क्वायर गया और वहां अपने सहायक की सलाह ली, लेकिन वह मेरी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सका। उसने केवल इतना कहा कि यदि मैं प्रतीक्षा करूं तो शायद मुझे डाक से कोई सूचना मिल सकती है, लेकिन मिस्टर होम्स, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। ऐसी जगह को मैं बिना संघर्ष के नहीं छोड़ सकता था। अतः जो ही मैंने सुना कि आप गरीब जरूरतमंदों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो सीधे आपके पास आ गया। होम्स, यह तो आपने अच्छा किया। आपका केस असाधारण रूप से उल्लेखनीय है और इसे लेने में मुझे अत्यंत खुशी होगी। आपने जो मुझे बताया उससे मैं सोचता हूँ कि केस की गंभीरता पहली नज़र में जितनी नज़र आती है, संभव है मामले की जटिलता का खुलासा उसी से हो। विल्सन बोला, पर्याप्त गंभीर, क्योंकि मेरी 4 पाउंड प्रति सप्ताह की आय खत्म हो गई। होम्स ने टिप्पणी की, जहां तक आपकी व्यक्तिगत चिंता का प्रश्न है, आपको उस असाधारण लीक के बारे में मुझे कोई खास तकलीफ नहीं दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत जहां तक मैं समझता हूँ कि आप 1 मिनट का भी दिमाग लगाए बिना ए अक्षर के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय का ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और 30 पाउंड की कमाई करके अमीर भी हो गए हैं। उनकी ओर से आपको कोई हानि तो नहीं हुई है? नहीं श्रीमान, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वे कौन है और उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया। इसके पीछे उनका मकसद क्या था? उनके लिए मजाक थोड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि इसके लिए उन्हें 32 पाउंड खर्च करने पड़े। हम इन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करेंगे मिस्टर विल्सन। पहले आप मेरे 1-2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका यह सहायक जिसने आपका ध्यान उस विज्ञापन की ओर आकृष्ट किया, वह आपके साथ कितने समय से था? कोई 1 महीने से। और आपके पास आया कैसे? एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में। क्या वह एकमात्र आवेदक था? नहीं, मेरे पास दर्जन भर लोग आए थे। तो आपने उसे ही क्यों चुना? क्योंकि वह कुशल और सस्ता था, वस्तुतः आधे वेतन में। जी हाँ। यह विंसेंट दिखता कैसा है? छोटा, मजबूत, कदकाठी वाला, फुर्तीला। हालांकि वह 30 साल से कम नहीं है, फिर भी उसके चेहरे में पर कोई बाल नहीं थे। माथे पर तेजाब से जलने का एक पुराना सफेद दाग भी है। होम्स थोड़ा उत्तेजित होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने काफी सोच विचार किया। क्या आपने कभी महसूस किया कि उसके कान बालियां पहनने के लिए छिदे हुए थे? जी हाँ, उसने मुझे बताया कि बचपन में एक कंजर ने उसका कान छेदा था। कहकर होम्स गहरे विचारों में डूब गए। क्या वह अभी आपके साथ है? हाँ श्रीमान, मैंने अभी अभी उसे छोड़ा है। और आपकी अनुपस्थिति में क्या उसने आपके व्यापार की भली भांति देखभाल की? शिकायत करने जैसा तो कुछ नहीं है श्रीमान। वैसे भी सुबह के समय करने को कुछ खास नहीं होता। समझ गया मिस्टर विल्सन। इस मुद्दे पर 1 या 2 दिनों में मैं आपको अपनी राय दे पाऊंगा तो मुझे खुशी होगी। आज शनिवार है और मुझे आशा है कि सोमवार तक हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। आगंतुक के चले जाने के बाद होम्स ने कहा, तो मिस्टर वॉटसन, इन सब बातों को सुनकर आपकी समझ में क्या आया? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। यह अत्यंत पेचीदा मामला है। होम्स, नियम अनुसार तो जो चीज जितनी अधिक विलक्षण होती है उतनी ही कम रहस्यमयी सिद्ध होती है।
यह तो आपके सामान्य अमूर्त अपराधी हैं जो वास्तव में अधिक माथापच्ची वाले होते हैं। जैसे चीर परिचित चेहरे को पहचान पाना कठिन होता है, लेकिन इस मामले को मैं चुटकियों में सुलझा लूंगा। अच्छा, तो आप इस मामले में क्या करने वाले हैं? उन्होंने उत्तर दिया, धूम्रपान। यह तो मात्र 3 पाइप की समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप 50 मिनट तक खामोश बैठे रहेंगे। वे अपनी कुर्सी पर टांगों के बीच में मुंह डालकर आंखें बंद करके और काली पाइप की पाइप मुंह में दबाकर बैठ गए। मैंने सोचा कि सो गए हैं, लेकिन वास्तव में वह सिर हिलाकर मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। वह अचानक कुर्सी से इस तरह उठ खड़े हुए मानो अपना मन बना चुके हों। उन्होंने अपना पाइप नीचे अंगीठी पर रख दिया। उन्होंने टिप्पणी की, आज दोपहर सेंट जेम्स हॉल में सरस्वती का नाटक है वॉटसन। क्या आप समझते हैं कि आपके मरीज आज कुछ घंटों के लिए आपको छोड़ सकते हैं? मेरे पास आज कोई काम नहीं। मेरी प्रैक्टिस कभी भी बहुत अधिक नहीं होती। तो अपना हैट पहनो और आओ। पहले हम शहर के बीच जाएंगे और रास्ते में हल्का नाश्ता करेंगे। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में ढेर सारा जर्मन संगीत होगा, जो कि मुझे इतालवी या फ्रांसीसी संगीत की अपेक्षा अधिक प्रिय है। आओ मेरे साथ। हमने भूमिगत यात्रा की और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम सेक्सकोबर स्क्वायर के सिंगल स्टोरी क्षेत्र, जिसके बारे में हमने आज सुबह ही सुना था, पहुंच गए। वह एक प्राचीन कुलीन क्षेत्र था जिसमें 4 पंक्तियों में ईंटों के 2 मंजिले गंदे से मकान बने थे। उसके पास ही खरपतवार युक्त एक गंदा सा मैदान था। कुल मिलाकर उसे आप एक मलिन बस्ती ही कह सकते हैं। मकान के बाहर जस्ते की 3 किलो से जड़ी एक प्लेट टंगी थी, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में जॉर्ज विल्सन लिखा था। इसी स्थान से वह अपना कारोबार करता था। शर्लॉक होम्स ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा और फौरन गली में मुड़ गए। सड़क पर चलते हुए भी वे बार बार मुड़कर उस मकान पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वे उसी रास्ते पर फिर वापस लौटे और हर एक मकान को बारीकी से देखते रहे। अंत में वह गिरवी घर वाले के मकान पर पहुंच गए और उसके घर के बाहर वाली पटरी पर अपनी छड़ी से जोर जोर से 2-3 बार ठोका। कुछ सोचते हुए उन्होंने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। चिकनी दाढ़ी वाले एक युवक ने तत्काल दरवाजा खोलकर अंदर आने का आग्रह किया। होम्स ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ से स्ट्रैंड तक कैसे जाएंगे? तीसरा दाएं, चौथा बाएं, कहकर सहायक ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। रास्ते में होम्स ने कहा कि नौजवान काफ़ी होशियार है। मेरी समझ में वह लंदन में चौथा सबसे होशियार आदमी है। उसके बारे में मुझे पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ, वह तो नज़र आ रहा है, मैंने कहा। मिस्टर विल्सन का यह सहायक रेड हेडेड लीग के रहस्य के विषय में बहुत कुछ जानता है। मेरा यह दृढ़ मत है कि आपने केवल उसका चेहरा देखने की नीयत से ही उससे रास्ते के बारे में पूछा है। उसे नहीं, फिर क्या? उसके पाजामे के घुटने। और क्या देखा आपने जो मैं देखना चाहता था? आपने पटरी पर छड़ी से क्यों ठोका? अरे मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर, यह समय बातें करने का नहीं है, अनुमान लगाने का है। हम लोग दुश्मन के देश में जासूस हैं। हम सेक्सकोबर स्क्वायर के विषय में कुछ नहीं जानते। आइए अब हम इस कहानी को पीछे छूटे गए भाग का पता लगाते हैं। हम वापस जिधर से गए थे उसी कोने पर लौटे। उसके पीछे वाली सड़क और सामने वाली सड़क की तस्वीर में काफ़ी फर्क है। वह उन प्रमुख पगडंडियों में से एक है जो शहर के ट्रैफिक को उत्तर और पश्चिम की ओर ले जाती है। मुख्य सड़क पर आने और जाने वाले रास्ते पर दोनों ओर भारी ट्रैफिक और दुकानों की वजह से लगभग जाम रहता है। जब हमने अच्छी अच्छी दुकानों और बड़े व्यावसायिक परिसरों पर निगाह डाली तो हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि क्या उनका सिरा पीछे वाले धुंधले और स्थिर स्क्वायर की ओर भी खुलता है, क्योंकि उस ओर तो हम गए ही नहीं। होम्स ने कहा, आइए आइए देखता हूँ। किनारे पर खड़े होकर उन्होंने पंक्ति पर निगाह दौड़ाई और कहा, हमें यह मकानों के क्रम को याद रखना चाहिए। लंदन की सही सही जानकारी रखना मेरा शौक है। वहाँ मोर टाइम्बर तंबाकू वाला है, उसके पास ही अखबार वाले की छोटी सी दुकान है और उसके आगे सिटी एंड सबर्बन बैंक की कोबर्ग शाखा, शाकाहारी रेस्तरां और मैकफर लेन का कैरिज बिल्डिंग डिपो है। वह रास्ता हमें दाईं और दूसरे ब्लॉक में ले जाता है। डॉक्टर, अब हमने अपना काम कर लिया, इसलिए आइए थोड़ी मस्ती करें। पहले एक कप कॉफ़ी के साथ सैंडविच खाएंगे और उसके बाद वायलिन लैंड चलकर मजा लेंगे। वहाँ हमारा दिमाग चाटने के लिए कोई लाल सिर वाला मुवक्किल तो नहीं होगा। मेरा मित्र एक उत्साही संगीतकार था। वह न केवल सक्षम वादक था बल्कि अच्छा धुन निर्माता भी था। पूरी दुकानों पर दोपहर में बैठकर न केवल संगीत का मजा लेता रहा बल्कि लंबी पतली उंगलियों से ताल भी मिलाता रहा। वही दशा मजबूत इरादों वाले मशहूर जासूस होम्स की भी थी।
नाश्ते और संगीत के बाद होम्स पर अपने काम की धुन सवार हुई। आसपास बैठे लोग उनकी हरकत से हैरान रह गए। वे पूछने लगे कि इस आदमी को अचानक हो क्या गया है। उस दोपहर को सेंट जेम्स हॉल में जब मैंने उन्हें संगीत से मत्रमुग्ध देखा तो महसूस किया कि अब उन लोगों की खैर नहीं जिन्होंने इसे इतना दौड़ाया था। होम्स ने उठते ही कहा, डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं कि अब आप घर जाना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है, हमें चलना चाहिए, लेकिन मुझे अभी यहाँ कुछ काम है जिससे कुछ घंटों का वक्त लगेगा। यह कोबर्ग स्क्वायर का यह काम थोड़ा गंभीर है। गंभीर? मगर क्यों? किसी होने वाले अपराध पर गहन विचार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं समय रहते उसे रोक पाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन आज शनिवार होने के कारण काम जटिल हो गया। आज रात मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। किस समय? 10 बजे। 10 बजे से बेकर स्ट्रीट में पहुंच जाऊंगा। अति उत्तम। हाँ डॉक्टर, वहाँ कुछ खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी आर्मी रिवॉल्वर जेब में डालते आइएगा। वह हाथ हिलाते हुए अचानक मुड़े और भीड़ में तत्काल खो गए। मैं मानता हूं कि मेरी अकल मेरे पड़ोसियों से अधिक मोटी नहीं है, लेकिन शर्लक होम्स से निपटने में मेरी अपनी मूर्खता आड़े आ जाती है। यहाँ जो कुछ मैंने सुना वही उसने भी सुना, जो मैंने देखा वही उसने भी देखा, लेकिन उसकी बातों से स्पष्ट है कि उसने केवल वह नहीं देखा जो हुआ, बल्कि उसने वह भी देख लिया जो होने वाला है, जबकि मेरे लिए यह सारा धंधा भ्रामक और अबूझ है। जब मैं अपने घर कैंस्टन के लिए चला तो रास्ते भर लाल सिर वाले शब्दकोश नकलची से लेकर कोबर्ग स्क्वायर और मुझसे बिछुड़ते समय उसके द्वारा कहे गए शब्द तक सारे मामले पर सोचता रहा। क्या था यह रात में होने वाला अभियान? मुझे अपनी रिवॉल्वर लाने को क्यों कहा? मुझे होम से यह संकेत तो मिला था कि गिरवी घर मालिक का वह चिकना सहायक एक कपटी आदमी है, ऐसा आदमी जो कोई गहरी चाल खेल सकता था। मैंने उस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निराश होकर मामले को एक तरफ झटक दिया, क्योंकि रात तक तो उसका उत्तर मिल ही जाना था। मैं घर से चला तो 9:15 बजे थे। मैंने पार्क के अंदर से होते हुए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और वहां से बेकर स्ट्रीट वाला रास्ता लिया। दरवाजे पर 2 युवक खड़े थे। आगे ज्यों ही मैं गली में मुड़ा, मुझे ऊपर से आवाजें आती सुनाई पड़ी। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने होम्स को 2 लोगों के साथ बनावटी वार्तालाप करते पाया। उनमें से एक को मैंने पुलिस अधिकारी पीटर जॉन्स के रूप में पहचाना, और जबकि दूसरा लंबा, पतला और थोड़ा निराश आदमी, चमकीला हैट और सुंदर फ्रॉक कोट पहने आदमी को मैं नहीं जानता था। मुझे देखते ही होम्स ने अपने हरे जैकेट का बटन बंद करते हुए रैक से शिकारी छड़ी उठाते हुए कहा, हमारी पार्टी अब पूरी हो गई है वॉटसन। मैं सोचता हूँ कि शायद तुम स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर जोन्स से परिचित हो। आओ, अब तुम्हारा परिचय मैं मिस्टर मैरीवेदर से कराऊं, जो आज रात हमारे अभियान के साथी होंगे। जोन्स ने अपने निश्चयात्मक लहजे में कहा, डॉक्टर, आप तो जानते हैं कि हम एक बार फिर एक साथ शिकार पर निकले हैं। यहाँ हमारे ये मित्र किसी का पीछा करना चाहते हैं। इन्हें कुल मिलाकर एक पुराना विलायती कुत्ता चाहिए जो दौड़ लगा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारी दौड़ किसी जंगली कलहंस पर खत्म नहीं होगी। पुलिस अधिकारी ने कहा, महोदय, आप मिस्टर होम्स पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यदि मिस्टर होम्स हमारी बात का बुरा न माने तो मैं कहना चाहूँगा कि इनके अपने तौर तरीके हैं जो थोड़ा सैद्धांतिक और विचित्र हैं, परंतु इनके अंदर एक समूचा जासूस विद्यमान है। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शोल्टो हत्या और आगरा खा जाने जैसे 1-2 मामले को छोड़कर वे सरकारी दल से ज़्यादा सही सिद्ध हुए हैं। अपरिचित व्यक्ति ने अलग तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा, मिस्टर जोन्स, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। मैं स्वीकार करता हूं कि आज मैं अपनी रबड़ भूल आया हूं। पिछले 27 सालों में यह पहला शनिवार है जब मेरी रबड़ मेरे पास नहीं है। शर्लक होम्स ने कहा, मैं सोचता हूं कि वह आपको मिलेगी, क्योंकि आज रात के खेल में पहले से कहीं अधिक ऊंचा दाव लगा है, जितना पहले कभी नहीं लगा था, और यह खेल अधिक मनोरंजक होगा। मिस्टर मैरीवेदर के लिए यह दाव 30,000 पाउंड का, और मिस्टर जोन्स, आपके लिए इस अपराधी की गिरफ्तारी दाव पर लगी है। जॉन क्ले एक हत्यारा, चोर और शातिर ठग है। मिस्टर मैरीवेदर एक नौजवान है, लेकिन अपने धंधे की बुलंदी पर है। मैं अपनी हथकड़ी लंदन के किसी अन्य अपराधी की अपेक्षा उसके हाथों में पहनाना चाहूँगा। जॉन क्ले एक मशहूर व्यक्ति है। उसका दादा एक मशहूर शाही सामंत था, और वह स्वयं ईटन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था। उसका दिमाग उसकी उंगलियों की तरह ही शातिर था। हालांकि हमें उसकी मौजूदगी का सुराग कई बार मिला था, लेकिन वह आदमी खुद कहाँ मिलेगा यह हम कभी जान ही नहीं सके।
कभी एक सप्ताह वह स्कॉटलैंड में होता तो अगले सप्ताह कॉर्नवॉल में अनाथालय के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करता सुनाई पड़ता। उसे पकड़ने के लिए मैं सालों भटकता रहा, लेकिन अभी तक उसे खोज नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि आज रात आपसे उनका परिचय कराने की खुशी मिल सकती है। मैं मानता हूँ कि मुझे भी जॉन क्ले से मिलने के 1-2 मौके मिले थे और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वह बड़ा ही शातिर है। बहरहाल अब 10 बजे से कुछ अधिक समय हो चुका है, अतः अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आप दोनों तांगे में आगे आगे चलिए, मैं और वॉटसन आपके पीछे पीछे दूसरे तांगे में आएंगे। लंबी यात्रा के दौरान शेरलॉक होम्स ने ज़्यादा बातचीत नहीं की, अलबत्ता वे कैब में बैठे बैठे दोपहर में सुनी हुई धुन को जरूर गुनगुनाते रहे। जब तक हम फेरिंगटन स्ट्रीट नहीं पहुंच गए तब तक गैस की रोशनी से रोशन गलियों की भूल भुलैया में खड़खड़ाते तांगे में भटकते रहे। मेरे मित्र ने टिप्पणी की, हम लोग अब वहां पहुंचने ही वाले हैं। यह महाशय मैरीवेदर एक बैंक डायरेक्टर हैं और इस मामले में व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं। हमने मिस्टर जोन्स को बहुत सोच समझकर अपने साथ लिया है। यद्यपि ये अपने काम में थोड़ा भोंदू है, फिर भी बुरे आदमी नहीं। इनका एक सकारात्मक गुण यह है कि ये बुलडॉग की तरह बहादुर और केकड़ी की तरह अटल है। एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो बचकर निकलना मुश्किल है। लीजिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम एक बार फिर उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच गए जहां हम आज सुबह आए थे। हमने अपने वाहन छोड़ दिए और मिस्टर मैरीवेदर के मार्गदर्शन में एक तंग गलियारे से निकलकर उनके द्वारा खोले गए बगल के एक दरवाजे तक पहुंच गए। उसके अंदर एक छोटा गलियारा था जो लोहे के एक विशाल गेट पर जाकर खत्म हुआ। वह दरवाजा भी खोला गया जिसके नीचे पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी जो एक अन्य दरवाजे पर जाकर खत्म हुई। मिस्टर मैरीवेदर लालटेन जलाने के लिए रुके और उसके बाद एक अंधेरे मिट्टी के गंध वाले गलियारे की ओर ले गए। उसके बाद उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला जो हमें एक विशाल तहखाने में ले गया जिसके चारों ओर लकड़ी की पेटियां और बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। होम्स ने लालटेन थामकर ऊपर देखते हुए कहा, अब आप लोगों को हमारे ऊपर से कोई नहीं देख सकता। फर्श पर चारों ओर लगे झंडों को अपनी छड़ी से ठोकते हुए मैरीवेदर ने कहा, और अब हमें नीचे से भी कोई नहीं देख सकता। उन्होंने ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, मेरे दोस्त, यह तो एकदम खोखला क्यों ध्वनित हो रहा है? होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ा खामोश रहिए, आप लोगों ने हमारे अभियान की सफलता को पहले ही खतरे में डाल दिया। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इन पेटियों पर शांत होकर बैठ जाइए और हस्तक्षेप मत कीजिए। मिस्टर मैरीवेदर रुआसी शक्ल बनाते हुए पूरी निष्ठा से एक पेटी पर बैठ गए, जबकि मिस्टर होम्स लालटेन और उद्योलक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घुटनों के बल फर्श पर पत्थरों के बीच दरारों का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। उनको संतुष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि कुछ सेकंडों में खड़े होकर उन्होंने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास वापस जेब में रख लिया। उन्होंने कहा, अब हमारे पास कम से कम 1 घंटा है क्योंकि जब तक शरीफ गिरवी घर मालिक सो नहीं जाएगा तब तक वे कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। उसके सोने के बाद 1 मिनट भी खराब नहीं करेंगे क्योंकि जितनी जल्दी वे अपना काम खत्म करेंगे उतना अधिक समय उन्हें बचकर निकल भागने के लिए भी मिल जाएगा। डॉक्टर, इस समय हम लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक के तहखाने में हैं और उसके निर्देशक मंडल के अध्यक्ष मिस्टर मैरीवेदर हमारे साथ है। वही आपको बताएंगे कि लंदन के अति खूंखार अपराधी इस बैंक के तहखाने में आजकल इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। निदेशक ने कहा, हमारे फ्रांसीसी सोने के कारण हमें अनेक चेतावनियां मिली हैं कि इसे चुराने की कोशिश की जा सकती है। आपका फ्रांसीसी सोना? हाँ, कुछ माह पूर्व हमें अपने संसाधनों को बढ़ाने का अवसर मिला और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने बैंक ऑफ फ्रांस से 30,000 नेपोलियन उधार ले लिए। यह बात चारों ओर फैल गई। हमें उस धन को खर्च करने का कोई मौका ही नहीं मिला और वह अभी भी हमारे तहखाने में पड़ा है। जिस क्रेट पर मैं बैठा हुआ हूँ इसके अंदर शीशे की पन्नी में तहों के अंदर 2,000 नेपोलियन रखे हैं। हमारा आरक्षित स्वर्ण भंडार वर्तमान में आमतौर पर बैंक की किसी भी शाखा में रखे जाने वाले सोने की अपेक्षा अधिक है और इस मामले में निदेशकों के मन में किसी अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। होम्स ने कहा, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए अब हम अपनी योजना
बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। मिस्टर मैरीवेदर, अब हमें लालटेन के शीशे पर ऐसी चीज़ रख देनी चाहिए जिससे उसकी रोशनी बाहर ना आए और तहखाने में अंधेरा हो जाए और हम छिपकर अंधेरे में बैठ जाएं। मेरा भी यही विचार है। मैं अपनी जेब से ताश की एक गड्डी रख लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक हम ताश का मजा लेंगे तब तक आपकी रबड़ का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दुश्मन की तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि हम यहाँ रोशनी का जोखिम नहीं उठा सकते। अब हमें सबसे पहले अपनी अपनी जगह तय कर लेनी चाहिए। ये लोग बड़े खतरनाक है। हालांकि हम उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, फिर भी यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस पेटी के पीछे खड़ा हो जाऊंगा और क्या आप खुद को उन पेटियों के पीछे छिपा सकते हैं? इसके बाद जब मैं उनके ऊपर अपनी टॉर्च की रोशनी डालूंगा तो सब लोग फुर्ती से इकट्ठा हो जाएंगे। वॉटसन, अगर वे गोली चलाएं तो उन पर गोली चलाने से गुरेज नहीं करना। लकड़ी की जिस पेटी के पीछे मैं छिपा हूं उसके ऊपर मैंने रिवॉल्वर भरकर रख दी। होम्स ने लालटेन के शीशे को ताश से ढककर कमरे में अंधेरा कर दिया। ऐसा गुप्त अंधेरा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। गर्म लोहे की गंध इस बात का संकेत दे रही थी कि तहखाने में छिपी रोशनी मौजूद है और पल भर की सूचना में वह चमक उठेगी। जहां तक मेरी बात है, मेरी उम्मीद कायम थी, लेकिन तहखाने में अचानक अंधेरा हो जाने से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और ठिठुरती ठंडी हवा से मेरी नाड़ियां सुन्न हुई जा रही थी। होम्स बुदबुदाए, लेकिन वे पलटकर सेक्स कोबर स्क्वायर वाले घर के रास्ते भाग भी सकते हैं। जीन्स, मुझे आशा है कि मैंने आपसे जो कहा था वह आपने कर लिया होगा। मैंने मुख्य द्वार निगरानी के लिए एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही तैनात कर दिए, यानी हमने सारे सुराग बंद कर दिए। अब हमें खामोश रहकर इंतजार करना चाहिए। अभी क्या समय हुआ होगा? नोट्स तैयार करने के बाद मैं अब तक 1.25 घंटा हो गया है। फिर भी ऐसा लगता है कि लगभग आधी रात बीत चुकी है और सुबह होने वाली है। मेरी टांगें थक कर निढाल और अकड़ चुकी हैं। अतः मुझे अपनी जगह बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। मेरी श्रवण शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं न केवल अपने साथियों की सांसें सुन सकता हूँ, बल्कि मैं जोन्स की भारी तथा निर्देशक की हल्की सांसों को भी सुन सकता हूँ। अपनी जगह से मैं फर्श की ओर देख सकता हूँ। अचानक ही मेरी आंखों में रोशनी की हल्की सी किरण पड़ी। पहले मुझे पत्थर के फर्श पर लाल सी चमकीली रोशनी नजर आई और पीली होने तक वह लंबी होती गई और उसके बाद बिना किसी चेतावनी अथवा ध्वनि के रोशनी के बीच से ऊपर की ओर एक हाथ उभरा। उस हाथ ने 1 मिनट तक फर्श पर अपनी उंगलियों से आसपास कुछ टटोला और फिर अचानक जैसे वह उभरा था वैसे ही नीचे चला गया। फर्श के पत्थरों की दरारों के बीच उस लाल लकीर को छोड़कर तहखाने में फिर एक बार अंधेरा छा गया। एक चरमराती आवाज के साथ फर्श का एक पत्थर थोड़ा ऊपर उठकर एक और लुढ़क गया। उसमें एक चौकोर छेद हो गया जिसके बीच लालटेन की रोशनी फैल गई। उसके एक किनारे से किसी चिकने लड़के जैसा चेहरा ऊपर की ओर उभरा, जिसने कमरे में सरसरी निगाह डाली और दोनों हाथ छेद के ऊपर टिकाकर बाहर निकलने की कोशिश की। ऊपर आ जाने के बाद उसने अपने दूसरे साथी को बाहर खींचने के लिए अपना एक हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और लाल बालों वाला उसका साथी भी ऊपर आ गया। मैदान साफ है, कहकर वह बुदबुदाया। ग्रेट स्कॉट, क्या तुम अपनी रुकानी और थैले लाए हो? उछलो बॉस उछलो, कहकर वह उसके गले से लिपटकर झूल गया। शर्लक होम्स ने एक ही झपट्टे में घुसपैठिए को कॉलर से पकड़कर दबोच लिया और दूसरे ने सुरंग से छलांग लगाई ही थी कि जोन्स ने उसका कुर्ता पकड़ लिया, जिसके फटने की आवाज के साथ वह भी पकड़ा गया। रिवॉल्वर चमकी ही थी कि होम्स ने अपनी शिकारी छड़ी उसकी कलाई के नीचे लगा दी, जिसके झटके से पिस्तौल खनखनाकर फर्श पर जा गिरी। होम्स ने बड़ी हल्की आवाज में कहा, अब इसका कोई फायदा नहीं जॉन क्ले, तुम्हारे बचने का अब कोई मौका नहीं। दूसरे ने भी विनम्रता से कहा, यह तो मैं देख ही रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे मित्र बिल्कुल सही सलामत हैं, क्योंकि आपने उन्हें कोट के कॉलर से पकड़ रखा है। होम्स ने कहा, दरवाजे पर 3 आदमी इसका भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सचमुच? आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं आपकी तारीफ जरूर करूंगा, होम्स ने कहा, और मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपका रक्त केशीय विचार एकदम नया और कारगर था। जोन्स ने कहा, तुम अपने साथी को अभी एक बार और देख सकते हो। वह सुरंगों में कूदने में मुझसे भी अधिक निपुण है। जब तक मैं सुरंग में यह मलबा भरकर उसे बंद करता हूँ तब तक तुम वहीं ठहरो।
जैसे ही मेरे कैदी की कलाइयों में हथकड़ी पड़ी, उसने कहा, मेरी गुजारिश है कि आप अपने गंदे हाथों से मुझे ना छुएं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी रगों में शाही खून है। मेरे साथ व्यवहार करते समय हमेशा मुझे सर और प्लीज कहकर संबोधित करें। जोन्स ने खी करते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहा, अच्छी बात है सर, क्या आप प्लीज ऊपर चलने का कष्ट करेंगे जहां से हम सर को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जा सकें? जॉन क्ले ने मंद स्वर में कहा, हाँ यही अच्छा रहेगा। वह हम तीनों के सामने तत्काल झुका और जासूस की हिरासत में खामोश होकर चल पड़ा। मिस्टर वेरीवेदर ने कहा, मिस्टर होम्स, हम सचमुच नहीं जानते कि बैंक आपका शुक्रिया कैसे अदा करेगा, आपके इस उपकार के बदले में क्या देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने एक सुनियोजित बैंक डकैती को अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया। इसका कोई अन्य उदाहरण मेरे अनुभव से आज तक नहीं आया। होम्स ने कहा, मुझे भी जॉन क्ले से अपने एक दो पुराने हिसाब चुकता करने थे। इस मामले में मुझे कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ा, जिसकी भरपाई की आशा से मैं बैंक से करता हूँ। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि रेड हेडेड लीक प्रकरण सुनकर मुझे जो अनुभव हुआ वह कई बार से अनूठा है। उन्होंने कहा, आप इसे समझिए मिस्टर वॉटसन, सुबह जब हम बेकर स्ट्रीट में विस्की और सोडा लेकर बैठे थे, उसी समय मुझे लीक के विज्ञापन और चुस्त गिरवी घर मालिक से इंसाइक्लोपीडिया की कॉपी कराने के पीछे कुछ दाल में काला नजर आया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि नाम मात्र के काम के लिए कोई 4 पाउंड प्रति सप्ताह क्यों खर्च करेगा। इसके पीछे निश्चय ही जॉन क्ले का शातिर दिमाग था। इसकी प्रेरणा उसे अपने साथी के बालों से मिली। दरअसल वह ठग 4 पाउंड प्रति सप्ताह का लालच देकर गिरवी घर मालिक को 4 घंटे के लिए नौकरी के बहाने उसके ठिकाने से दूर करना चाहता था, ताकि वहां से बैंक के ठहकाने तक सुरंग खोदी जा सके। जब मैंने सुना कि उसका सहायक आधे वेतन पर काम करने को राजी हो गया, तभी मैंने जान लिया कि इसके पीछे स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना था। लेकिन उद्देश्य का अनुमान आपने कैसे लगाया? यदि उसे घर में स्त्रियां होती तो मुझे किसी अश्लील षड्यंत्र का संदेह होता। बहरहाल ऐसी किसी संभावना का प्रश्न ही नहीं था। दुकानदार का कारोबार चूंकि छोटा था, इसलिए वहां चोरी करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी और इतना अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि घर के बाहर कुछ किया जाने वाला था, और वह क्या हो सकता था। मैंने सहायक की फोटोग्राफी की रुचि और उसके तहखाने में गुम हो जाने की ट्रिक के बारे में सोचा। तहखाने का जिक्र आते ही इस पहेली का सुराग मुझे मिल गया। फिर मैंने इस रहस्यमय सहायक के बारे में पूछताछ की तो पाया कि मेरा वास्ता लंदन के सर्वाधिक खूंखार अपराधी से पड़ने वाला है। वह सुरंग में ऐसा कोई काम करने वाला था जिसमें रोजाना कई घंटे लगने वाले थे, और वह काम महीने के अंत में पूरा होने वाला था। मेरे दिमाग में फिर यह सवाल आया कि वह क्या काम हो सकता है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सका था कि वह किसी दूसरी इमारत में जाने के लिए सुरंग बना रहा हो। जब मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा था तो मैंने अपनी छड़ी से पटरी पर ठोककर आपको चौंका दिया। मैं यह सुनिश्चित कर रहा था कि तहखाने तक पहुंचने के लिए सुरंग की खुदाई सामने की ओर से की गई थी या पीछे की ओर से। खुदाई आगे की ओर नहीं हुई थी। तब मैंने घंटी बजाई और मेरी उम्मीद के मुताबिक उसका उत्तर सहायक ने दिया। हमारी कुछ कहासुनी भी हुई थी, लेकिन हमने एक दूसरे पर पहले ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैं उसके घुटने देखना चाहता था, इसलिए उसके चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने खुद भी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसके घुटने घिसे हुए थे, दागदार और झुर्रियों वाले थे। वे घंटों किसी बिल में रहने की कहानी कह रहे थे। अब केवल एक बिंदु शेष रह गया था कि आखिर वे खुदाई कर क्यों रहे थे। मैंने कोने तक चक्कर लगाया और देखा कि सिटी एंड सबर्बन बैंक हमारे मित्र के घर के नजदीक है, और तत्काल में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने अपनी समस्या हल कर ली है। जब तुम जेम्स हॉल से अपने घर की ओर रवाना हुए, मैंने तभी स्कॉटलैंड यार्ड और बैंक निदेशकों के चेयरमैन से बात कर ली थी, और परिणाम अब आपके सामने है। और आप यह कैसे बता सके कि वे आज रात ही अपनी कोशिश को अंजाम दे सकते हैं? मैंने पूछा। जब उन्होंने अपना लीक कार्यालय बंद कर दिया तो उससे यह संकेत मिला कि उन्हें जाबेज विल्सन की उपस्थिति की कोई परवाह नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने सुरंग पूरी कर ली थी। किसी को सुरंग के बारे में पता ना चले, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वे सुरंग का जल्द से जल्द उपयोग कर लें। यह सोना वहां से हटाया भी जा सकता था। किसी अन्य दिन की अपेक्षा शनिवार उनके लिए सही था, क्योंकि उसके बाद उन्हें बचकर निकल जाने के लिए 2 दिन मिल जाते। इन्हीं सब कारणों से मैंने उनके आज रात आने का अनुमान लगाया। असंदिग्ध प्रशंसा के स्वर में मैंने कहा, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया। इतनी बड़ी श्रृंखला के बावजूद उसकी प्रत्येक कड़ी सही बजती है। होम्स ने जमाई लेते हुए कहा,
इसने मुझे खिन्नता से बचा लिया। काश मैं पहले ही महसूस कर पाता कि इसका अंत मेरे हाथ होगा। मेरा जीवन सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने में बीता है। ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं मेरे लिए सहायता करती हैं। और आप हमारी नस्ल के महान परोपकारी भी हैं, मैंने कहा। उन्होंने अपने कंधे उचकाए। टिप्पणी करते हुए होम्स ने कहा, ठीक है, शायद कुछ उपयोगी भी सिद्ध हो जाऊं मैं।